इंजीनियर अजय कुमार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिल्डिंग एस्टिमेशन। दोस्तों बिल्डिंग एस्टिमेशन समझने से पहले कंस्ट्रक्शन से थोड़ी बाहर की बातें कर लेते हैं। दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ प्लानिंग करते हैं, जैसे ट्रिप ऑर्गेनाइज करना हो, पार्टी करना हो, शादी करना हो, कुछ भी एनी भी काम करने से पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि टोटल इस काम को करने में कितना बजट आने वाला है। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। बजट को ही हम एस्टिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमको जबलपुर में भेड़ाघाट घूमने के लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है। तो एक बात ध्यान से समझिए कि अगर हम नहीं गए हैं तो कहीं जाने के लिए जरूरत पड़ जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि वहां जाना पड़ जाएगा जहां आप नहीं गए हो, तो वहां जाने के लिए आप क्या करोगे? या तो गूगल पर सर्च करोगे, या तो यूट्यूब देखो, नहीं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में सर्च करोगे कि उस आदमी को जो कि वहां से घूम के आ चुका है। तो हमने उस दोस्त पे भरोसा किया जो कि वहां से घूम के आ चुका है। मैंने कहा चलो भाई स्टेप बाय स्टेप बताओ कि भेड़ाघाट जबलपुर में कैसे जाया जाता है। उसने आया बोला सर अगर आप भेड़ाघाट जबलपुर घूमने जाएंगे तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा टैक्सी, जो कि आपके घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने पेन और कापी निकाला, उसमें नोट किया कि पहला काम हमको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा टैक्सी। उसने बोला कि आप टैक्सी लोगे तो उसका चार्ज करेगा 30 रुपए और आपको 30 मिनट का टाइम लेगा। मैंने कहा ठीक है। टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट और चार्ज हमारे से करेगा 30 रुपए। इसके बाद बोलेगा कि जब आप अपने घर से रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो आपको फिर से लेना पड़ेगा ट्रेन की टिकट, जो कि जबलपुर रेलवे स्टेशन तक के लिए मिलेगा और आपको टाइम लगेगा 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा देगा, जिसका चार्ज करेगा 600 रुपीज। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने नोटबुक में नोट किया कि दूसरा आइटम्स लेना पड़ेगा हमको ट्रेन की टिकट। टाइम लगा 3 घंटे का और चार्ज करेगा 600 रुपीज। इसके बाद जो एस्टिमेशन करा रहा है उसने बोला कि जब आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ तो डायरेक्ट रेलवे जो ट्रेन जाती है भेड़ाघाट में नहीं जाती है, आपको रेलवे स्टेशन जबलपुर में छोड़ देगी। इसके बाद आपको मेट्रो बस पकड़ के जाना पड़ेगा भेड़ाघाट घूमने के लिए, जो कि टाइम लेगा 15 मिनट का और आपसे चार्ज करेगा 30 रुपए। मैंने कहा ठीक है, हमको लेना पड़ेगा मेट्रो बस। मैंने लिख दिया मेट्रो बस और 15 मिनट का टाइम लेगा, चार्ज किया पुनः 30 रुपए। इसके बाद उस दोस्त ने बोला कि आप भेड़ाघाट जाओगे, घूमोगे फिरोगे, हो जाएगा रात। रात को रुकने के लिए आपको पुनः लेना पड़ेगा होटल, जो कि एक दिन के लिए मिलेगा और आपसे चार्ज करेगा 2000 रुपीज। मैंने कहा ठीक है। मैंने लिखा अपने पेन कॉपी में कि हमको लेना पड़ेगा होटल एक दिन के लिए, जो कि चार्ज करेगा हमसे 2000 रुपीज। 2000 रुपीज 2000 रुपीज चार्ज करेगा। इसके बाद बोलेगा कि आप घूमे फिरे, रात को रुक भी गया। इसके बाद आपको पुनः आना पड़ेगा घर। घर आने के लिए आपको पुनः से लेना पड़ेगा मेट्रो बस, जो कि आपको पुनः 15 मिनट का टाइम लेगा। मैंने लिखा कि मेट्रो बस लेना पड़ेगा, टाइम 15 मिनट का लेगा, चार्ज करेगा 30 रुपए। इसके बाद बोला कि जब मेट्रो बस से रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो पुनः आपको ट्रेन की टिकट लेना पड़ेगा। ट्रेन की टिकट लेना पड़ेगा, 3 घंटा का टाइम लेगा और आपसे चार्ज करेगा 600 रुपीज।
दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां से निकल रहे हैं आइटम्स निकल रहे हैं, यहां से निकल रहा है ड्यूरेशन, यहां से निकल रहा है बजट। इसके बाद आपको पुनः जब रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो आपको वहां से अपने घर आने के लिए लेना पड़ेगा टैक्सी। 30 मिनट का टाइम लेगा, चार्ज करेगा 30 रुपए। इस प्रकार से हमने अपना भेड़ाघाट जबलपुर से घूम के वापस आ पाए। अभी गए नहीं है, एस्टिमेशन जो करा रहा है वो उसका प्रोसीजर बताएगा, आप क्या क्या करोगे तो फिर सक्सेसफुल हो पाओगे, भेड़ाघाट घूम के आ पाओगे। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात समझने वाली बात है कि ये जो आइटम्स हैं हमको पहले पता होते थे क्या उस दोस्त की जरूरत पड़ती जो कि हमारे को एस्टिमेशन कराया? बिल्कुल नहीं पड़ती। कारण यही है कि हम बिल्डिंग एस्टिमेशन नहीं कर पाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको उसके आइटम्स पता नहीं होते हैं। दोस्तों अगर हम इन सब को ऐड करें तो हमारा टोटल आता है बजट, और इसको ऐड करेंगे तो ड्यूरेशन निकल के आता है। इसके बाद अब एस्टिमेशन के प्रोसेस क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो हम यहां समझते हैं प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन। प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन निकालने का प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले एस्टिमेशन से निकलता है आइटम की क्वांटिटी, एस्टिमेशन से निकलता है आइटम्स की क्वांटिटी। SOR से रेट ऑफ शेड्यूल से निकलता है रेट। आइटम्स की क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा BOQ, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी। ये निकलेगा अमाउंट रुपीज में। ये हमारा एस्टिमेशन निकालने का प्रोसेस होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट निकालने का। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि अगर हम किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट निकालेंगे तो उसका क्वांटिटी निकालना भी जरूरी है। तो उसका क्वांटिटी कैसे निकालना है, कैलकुलेशन उसका क्वांटिटी का कैसे करना है, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, एक बात समझते हैं। दोस्तों जो हम अपने इंजीनियरिंग लाइफ में बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसको करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 5 कैलकुलेशन बताएंगे, उससे सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कैलकुलेशन, आइटम्स की क्वांटिटी निकल आएगी। चलिए समझते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कैलकुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा निकल के आता है एरिया। एरिया को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एरिया को निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ करते हैं या तो फिर लेंथ इंटू हाइट करते हैं, और ये निकलता है स्क्वायर मीटर में। एरिया क्या चीज होता है इसको समझ लेते हैं। अगर हमको, आप भी फील कीजिए कि हमको सीलिंग का प्लास्टर कराना है तो उसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? उसका लेंथ निकालेंगे और उसका विड्थ निकालेंगे। ऐसे लेंथ निकालेंगे और विड्थ निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा प्लास्टर का। यदि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा ये वॉल है, वॉल की प्लास्टर का अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? लेंथ करेंगे, हाइट करेंगे, विड्थ नहीं हाइट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एरिया निकल के आता है। दूसरा यूनिट जो होता है, दूसरा मेजरमेंट करने का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास होता है लेंथ, विड्थ, हाइट।
इसको हम काउंट करते हैं, इसका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक डस्टर है, डस्टर का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट। जब तीन चीजों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है वॉल्यूम, निकल जाता है। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है क्यूबिक मीटर। थर्ड नंबर होता है इन्यूमरेटेड क्वांटिटी, इन्यूमरेटेड क्वांटिटी। इसको निकालते हैं नंबर या पीस में निकालते हैं, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है इंच, यानी प्रत्येक। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि हम एक मार्कर लेने के लिए दुकान पे गए और दुकानदार से बोले भैया हमको 5 एम की मार्कर दे दीजिए, क्या दे पाएगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या वो दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सब नंबर वाइज काउंट होते हैं, जो कि काउंटेबल होते हैं। तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है इंच, ये पर पीस के हिसाब से मिलते हैं। इसी प्रकार फोर्थ नंबर में आता है हमारा रनिंग मीटर। रनिंग मीटर, रनिंग मीटर को हम मीटर से करते हैं, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होने वाले प्लम्बिंग पाइप जो होता है वो हमारा मीटर में आता है। उसको हम दुकान पे लेने जाएंगे तो उसको नंबर में नहीं बोलेंगे भैया 5 प्लम्बिंग पाइप दीजिए कि 6 प्लम्बिंग पाइप दीजिए, हमको वो मिलेगा मीटर के हिसाब से। और फिफ्थ नंबर में हमारा आता है मास। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आता है केजी में, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी आता है। दोस्तों जो हमारे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है स्टील बार्स, वो हमारा केजी में या क्विंटल में आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, हम लाने का जरूर प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।